जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम, इंग्लिश में कहे तो एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लास 12 फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से दो ही क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। पहला तो है एम्पियर का परिपथीय नियम और दूसरा है बायो-सेवर्ट का नियम। तो उसमें से पहला नियम तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दूसरा नियम एम्पियर का परिपथीय नियम है। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एम्पियर के परिपथीय नियम को इतने डिटेल में बता दूंगा कि एक एक चीज़ आपको आपके दिमाग में घुस जाएगी। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये चीज़ होती क्यों है। वो इंटीग्रेशन हो, वैल्यू पुट करना हो, आपको कुछ भी याद करना रटना ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक चीज़ आपको यहीं पर तैयार करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये एक नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखिए या फिर एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो आपको वहाँ पर केवल दो लाइनें लिखनी होंगी। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश बंद परिपथ मतलब कि इस तरीके से कुछ ये हो गया बंद परिपथ की सीमा, इसमें जो ये इसकी बाउंड्री है सीमा के अनुदिश की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, जो रेखीय समाकलन होता है उसको वेक्टर डीएल कहा जाता है। तीन तरह के समाकलन आपको फिजिक्स में मिलेंगे। एक होता है रेखीय समाकलन जिसे वेक्टर डीएल कहते हैं इस तरीके से। दूसरा होता है आपका क्षेत्रीय समाकलन जिसे वेक्टर डीए कहते हैं इस तरीके से, डीएल डीए। तीसरा होता है आयतनात्मक समाकलन जिसे वेक्टर डीवी कहते हैं। तो हम लोगों को रेखीय समाकलन डीएल वाला पढ़ना है। तो जिसका रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा आई का, इस पथ द्वारा घिरी कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। आपको ये थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा ये तो गॉस के नियम जैसा है। गॉस का नियम क्या था, मैं एक बार आपको याद दिलाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ। तो गॉस का नियम था क्लोज इंटीग्रल होता था यहाँ पर वेक्टर ई इंटू में डी ए इस तरीके से, और यहाँ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना, याद आया कुछ। और यहाँ पर आप लिखते थे इसको वैद्युत फ्लक्स फाई ई। तो कहते थे किसी बंद पृष्ठ द्वारा घिरा कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस आवेश द्वारा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पर अगर मैं इसको बंद कर दूं तो यहाँ पर देखिए क्लोज इंटीग्रल यहाँ भी है, यहाँ पर होता है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर होता है वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर इसका रेखीय समाकलन था, यहाँ पर इसका क्षेत्रीय समाकलन था, यहाँ पर ये है हमारी निर्वात की चुंबकशीलता, ये है हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता। इसमें हम बात करते हैं धारा की, इसमें बात करते हैं आवेश की। तो दोनों एक जैसे हैं। तो आपको मैं फिगर के थ्रू पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बताऊँगा आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है बहुत ही आसानी से। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले एक लंबा तार लेना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। लंबा तार तो हमने ले लिया। अब क्या करना है, अब आपको इसमें इसका नाम देना है। इस तार का नाम क्या होगा, चलिए मान लेते हैं इस तार का नाम है एक्स और वाई। यहाँ पर एक्स और वाई इस तार का नाम हो गया, ठीक। अब इसमें हम लोग वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें वैद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक। तो ऑरस्टेड ने हमको बताया था, मतलब सभी लोगों को बताया था कि जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र भी होता है लेकिन उसकी बात नहीं करनी है। तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक, उत्पन्न हो गया। अब हम इस तार के मध्य बिंदु से इस तरीके से इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ओ है, ठीक। ये जो पथ है ये वृत्ताकार है। इस पॉइंट ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, ठीक। यहाँ पर पॉइंट पी हो गया, स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये जो वृत्ताकार पथ है इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इसके स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। स्पर्श रेखा, हाँ, इसको स्पर्श करते हुए जो एक लाइन जाती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होगी वो होगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होगी वो होगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो वेक्टर v हो गया इस तरीके से, तो स्पर्श रेखा की दिशा हो गई। अब हम इस पूरे तार का एक छोटा सा भाग लेते हैं। चलिए एक छोटे से भाग की बात कर लेते हैं हम। ये पूरा पथ अगर वृत्ताकार होगा तो एक छोटा सा भाग जो होगा वो एक सीधा भाग बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक कोई वृत्त लेते हैं,
अब इसके एक छोटे से भाग की बात करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की। तो क्या होता है, ये छोटा सा भाग एकदम सीधी लाइन लगता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक छोटे से भाग को लिया हमने वृत्त का, जिसकी लंबाई कितनी है, वेक्टर dl है। ठीक, तो वेक्टर dl तो एक छोटा सा भाग है, तार का ही है। वेक्टर v क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और ये इसी दिशा में क्यों है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस तार पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा है। तो तार पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची तो वेक्टर बी भी इसी दिशा में हो गया, वेक्टर डीएल भी इसी दिशा में हो गया, मतलब दोनों एक ही दिशा में है। दोनों के बीच का कोण जो बनेगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक ना, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं लिखना क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है निगमन। आप लिखिएगा माना कागज के तल के लंबवत, ये कागज है, इसके तल के लंबवत कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक लंबा तार लिया है XY, जिसमें ऊपर की ओर धारा I बह रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप लिखेंगे वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर B का परिमाण समान है। वृत्तीय पथ, हाँ, जो हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया था कुछ इस तरीके से। तो ये जो वृत्तीय पथ है, इसके किसी भी बिंदु पर, यहाँ पर बात कर लीजिए चाहे आप यहाँ पर बात कर लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र हर एक जगह पर एक जैसा ही है। फिर आगे लिखेंगे तथा इसकी दिशा वृत्तीय पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा के ही दिशा में है, मतलब अनुदिश है। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी थी, मतलब वृत्तीय क्षेत्र पर जो भी स्पर्श रेखा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, कहीं भी आप स्पर्श रेखा खींच लीजिए। अतः पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर बी व वेक्टर डीएल एक ही दिशा में है, ये भी बताया। तो चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, आइए इस पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन की, तो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा वेक्टर B, रेखीय समाकलन के लिए मैंने आपको बताया वेक्टर dl का आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, लेकिन कैसा, क्लोज इंटीग्रल। क्यों, क्योंकि बंद परिपथ है ना। ठीक, इतना हमने कर दिया। आगे क्या करते हैं, यहाँ पर लगेगा एक फार्मूला, तो ये ओपन होगा, क्लोज इंटीग्रल ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा b dl cos थीटा। अब मैं इसको बता देता हूँ आपको, परेशान मत होइए। यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास वेक्टर a है, दूसरा डॉट वेक्टर b है। इसका फार्मूला क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b ab cos थीटा। ठीक, बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है, आपने यहाँ पर पढ़ा भी होगा 11th क्लास में ही। ठीक, इतना हो गया। हमने कहा कि जो वेक्टर ये b है, ये तो इसका जो परिमाण है सब जगह समान है, मतलब ये कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर ले लेते हैं। तो ये क्लोज इंटीग्रल, अंदर क्या बचता है, वेक्टर यहाँ पर dl बचेगा, cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने फिगर से देखा था, थीटा तो हमारा 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि b और dl दोनों के बीच का कोण ही तो थीटा होता है, और b और dl के बीच का जो कोण थीटा है, दोनों एक ही लाइन में है, तो इसीलिए यहाँ पर 0 डिग्री। और यहाँ पर लिख देंगे चूंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। आगे लिखेंगे वेक्टर b, सॉरी यहाँ पर केवल b लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा dl cos 0 अंश का मान जो होगा यहाँ पर रख देते हैं 1, इस तरीके से। तो हमारे पास क्या बचता है, b। अब देखिए dl का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर dl क्या चीज़ है, ये छोटा सा जो भाग है यही तो dl है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरे परिपथ का जो ये पूरा परिधि है ये हमको मिल जाएगी। छोटा भाग, इसका इंटीग्रेशन किया तो पूरा मिल जाएगा। मतलब वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r के बराबर होती है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई r। यहाँ पर फिर से लिखिएगा, चूंकि क्लोज इंटीग्रल dl जो है वो बराबर होता है 2 पाई r के। ठीक, अभी पूरा निगमन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम b की वैल्यू रखने वाले हैं। देखिएगा, b की वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि क्लोज इंटीग्रल वेक्टर b डॉट dl बराबर कितना है, म्यू नॉट आई है। यहाँ से अगर आप b की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये और ये पोर्शन आप इसके बटे में भेज दीजिए, मतलब b बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, और अपान में कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल dl। तो यहाँ से देखिए म्यू नॉट आई जो है, अब इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, 2 पाई r निकाली थी। तो जहाँ b है वहाँ पर ये वैल्यू रख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई r। अब तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिएगा
हम वही वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते हैं। जहाँ पर b है वहाँ पर रखते हैं म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर, इंटू में भी 2 पाई आर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे चूँकि जो हमारा b है वो बराबर है म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर। अब तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया कि म्यू नॉट आई के बराबर होता है। क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल ये बराबर होता है म्यू नॉट आई के। ठीक, तो बस यही इतना आपको प्रूव करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।